नमस्कार। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज है हमारा पहला लेक्चर, यूरोपियों का भारत में आगमन। हम जानेंगे कि कैसे यूरोपीय शक्तियां, खासकर पुर्तगाली, भारत पहुंचे और कैसे वास्को डी गामा की पहली यात्रा ने भारतीय व्यापार और राजनीति की दिशा ही बदल दी। मसालों के व्यापार से शुरू हुई यह कहानी धीरे धीरे सत्ता संघर्ष में बदल गई। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 1, यूरोपियों का भारत में आगमन। ये जो आप मानचित्र में नीली रेखा देख रहे हैं, यह एक पुराना स्थल और समुद्री व्यापार मार्ग था जो यूरोप से भारत तक जाता था। 15वीं शताब्दी में यही रास्ता यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत तक पहुंचने का मुख्य साधन था। भारत उस समय अपने मसालों, कपड़ों और रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जब ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ तो उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, जो इस व्यापार मार्ग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और इसके बाद उन्होंने यूरोपीय व्यापारियों के लिए यह मार्ग बंद कर दिया। इस रुकावट के बाद अरब व्यापारियों ने इस मार्ग पर नियंत्रण जमा लिया। अब स्थिति यह थी कि यूरोपीय व्यापारी सीधे भारत नहीं पहुंच सकते थे और उन्हें अरब व्यापारियों से मसाले खरीदने पड़ते थे, वो भी बहुत महंगे दामों पर। अरब व्यापारी भारत से सस्ते दामों पर मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और जायफल खरीदते और उन्हें यूरोप में भारी मुनाफे पर बेचते थे। यह एकाधिकार यूरोपीय देशों के लिए आर्थिक संकट जैसा बन गया। उन्होंने निश्चय किया कि अब हमें भारत पहुंचने के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजना होगा जिसमें किसी बिचौलिए की आवश्यकता न हो। इस खोज में पुर्तगाल सबसे आगे रहा। उस समय पुर्तगाल समुद्री शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा था। पुर्तगाली राजा ने एक विशेष अभियान को वित्तीय सहायता दी और इस अभियान का नेतृत्व किया वास्को डी गामा ने। 1497 में वास्को डी गामा ने अपनी समुद्री यात्रा शुरू की। कई समुद्री तूफानों, अनजान रास्तों और बीमारियों से जूझते हुए मई 1498 में वह भारत के केरल राज्य में स्थित कालीकट पहुंचा, जिसे आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि पहली बार यूरोप ने भारत तक सीधे समुद्री संपर्क स्थापित किया। जिस रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की, उसे हम आज केप ऑफ गुड होप मार्ग के नाम से जानते हैं, जिसमें वह अफ्रीका के दक्षिणी किनारे से घूमकर हिंद महासागर में पहुंचा। ये खोज केवल एक नया मार्ग नहीं थी, बल्कि यह वैश्विक व्यापार के एक नए युग की शुरुआत थी, और इसी क्षण ने भारत में यूरोपीय उपनिवेशीकरण की नींव रखी। लंबी और कठिन समुद्री यात्रा के बाद वास्को डी गामा पहली बार भारतीय तट पर पहुंचा, कालीकट, केरल। यहाँ उसका सामना हुआ उस समय के एक शक्तिशाली शासक से, जमोरिन, कालीकट का राजा। वास्को डी गामा को राजदरबार में आमंत्रित किया गया। एक विदेशी पहली बार भारत की जमीन पर अपने पीछे एक समंदर पार करने वाली शक्ति और एक नया व्यापारिक युग लेकर आया था। दरबार में वास्को ने जमोरिन को उपहार भेंट किए, कुछ सस्ते यूरोपीय सामान, शीशे, धातु की वस्तुएं और शराब। लेकिन जमोरिन प्रभावित नहीं हुआ। वो जानता था कि अरब व्यापारी हर साल उससे कहीं ज्यादा कीमती चीजें लेकर दरबार में आते हैं, सोना, रेशमी कपड़े और ढेर सारे मसाले। जमोरिन ने सवाल किया, क्या यही है वो महान तोहफा जो एक समंदर पार की ताकत लेकर आए हैं? वास्को थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसका असली उद्देश्य था भारत से सीधे मसाले खरीदना और व्यापार स्थापित करना। जमोरिन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसे शक था, क्या ये विदेशी केवल व्यापारी हैं, या आने वाले समय में ये उसकी जमीन और व्यापार के लिए खतरा बन सकते हैं? उस मुलाकात में जो तनाव और संदेह था, वही आगे चलकर भारत में यूरोपीय संघर्ष और सत्ता की लड़ाई की नींव बना। जमोरिन ने उसे भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। शुरुआत में यह एक सामान्य व्यापारिक संबंध जैसा लगा, लेकिन अरब व्यापारी इस नए आगंतुक से बेहद असुरक्षित महसूस करने लगे। सालों से वही अरब व्यापारी भारत और यूरोप के बीच मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं ये पुर्तगाली उनका व्यापार न छीन ले। इस डर में उन्होंने जमोरिन पर दबाव बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ये वास्को डी गामा एक व्यापारी नहीं, एक लुटेरा है। इस पर कर टैक्स लगाओ। जमोरिन ने दबाव में आकर वास्को डी गामा पर टैक्स लगाने का आदेश दे दिया, लेकिन वास्को ने टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। वो ज्यादा समय तक भारत नहीं रुका। कुछ मसालों को लेकर वास्को डी गामा यूरोप लौट गया, लेकिन उसका ये छोटा सा सौदा भी इतना लाभदायक साबित हुआ कि उसने जो मसाले यूरोप में बेचे, उनसे उसे 60 गुना मुनाफा हुआ। ये सफलता इतनी बड़ी थी कि अब यूरोप के अन्य व्यापारी और देश भी भारत आने और सीधे व्यापार करने की योजना बनाने लगे। वास्को डी गामा की यह यात्रा सिर्फ एक व्यापार नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी।
अपनी पहली यात्रा की जबरदस्त सफलता के बाद वास्को डी गामा ने ये साबित कर दिया था कि भारत के साथ सीधा व्यापार पुर्तगाल को अपार मुनाफा दिला सकता है। लेकिन पहली यात्रा ने एक कड़वा सच भी उजागर किया, भारत को व्यापार के जरिए जीतना आसान नहीं था। तनाव पहले ही बढ़ने लगे थे। अरब व्यापारी, जो वर्षों से मसाला व्यापार पर नियंत्रण बनाए हुए थे, वास्को की मौजूदगी से खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। यहाँ तक कि स्थानीय शासक, विशेष रूप से कालीकट का ज़मोरिन, अब पुर्तगालियों को व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि आक्रामक बाहरी ताकत मानने लगे थे। इस स्थिति के जवाब में पुर्तगाल ने वास्को डी गामा को एक बार फिर भारत भेजने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वो केवल खोजकर्ता या व्यापारी बनकर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली नौसेना बेड़े के एडमिरल बनकर आया। साल 1502 में वास्को डी गामा ने अपनी दूसरी भारत यात्रा शुरू की, लगभग 20 जहाजों के विशाल बेड़े के साथ, जो हथियारों, तोपों और सशस्त्र सैनिकों से लैस था। इस बार लक्ष्य केवल व्यापार नहीं बल्कि सैन्य दबदबा स्थापित करना था। उसका मिशन स्पष्ट था, भारतीय समुद्री क्षेत्रों में पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना, अरब व्यापारियों का वर्चस्व तोड़ना और भारतीय शासकों, विशेष रूप से ज़मोरिन, को पुर्तगाल के व्यापारिक नियमों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना। इस बार वास्को निर्दयी और आक्रामक था। उसने तटीय कस्बों पर बमबारी की, कई मुस्लिम व्यापारियों को बंदी बनाकर मार डाला और कालीकट को झुकाने की पूरी कोशिश की। लेकिन ज़मोरिन आसानी से झुका नहीं। पुर्तगालियों और ज़मोरिन की सेनाओं के बीच एक युद्ध छिड़ गया। हालांकि वास्को डी गामा ज़मोरिन को पूरी तरह हरा नहीं सका, फिर भी उसने डर पैदा किया, कुछ व्यापारिक चौकियां स्थापित की और एक कड़ा संदेश भेजा, अब पुर्तगाल केवल व्यापार नहीं बल्कि वर्चस्व के लिए आया है। 1503 में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गया, इस बार केवल खोजकर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त नौसेनापति बनकर। उसकी यह यात्रा केवल व्यापार की नहीं थी, ये थी शक्ति, नियंत्रण और भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत की कहानी। सन 1505 में पुर्तगाल ने फ्रांसिस्को डी अलिंदा को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया। उसका मकसद था भारत में किले बनाना, अरब और मिस्र के मुस्लिम जहाजी ताकत को तोड़ना और पुर्तगाल का स्थायी नियंत्रण स्थापित करना। उसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की, समंदर पर नियंत्रण इक्वल्स व्यापार पर नियंत्रण। फिर आया 1509 का दीव का युद्ध, जहां पुर्तगाल ने ज़मोरिन, मिस्र के ममलूक, गुजरात के सुल्तान और ओटोमन नौसेना को हराया। इस जीत ने भारतीय समुद्रों में पुर्तगाली वर्चस्व को स्थापित कर दिया। 1524 में वास्को डी गामा को एक बार फिर भारत भेजा गया, इस बार वायसराय बनाकर। लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी कोची में बीमारी से मृत्यु हो गई। उसके बाद भी पुर्तगालियों का विस्तार जारी रहा। गोवा, दीव, दमन जैसे कई बंदरगाहों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। 1510 में गोवा को भी जीत लिया गया। भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर पुर्तगाली राज 450 सालों तक चला और गोवा 1961 तक उनके नियंत्रण में रहा। वास्को डी गामा की यात्रा ने सिर्फ एक रास्ता नहीं खोला बल्कि भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद का द्वार खोल दिया, जिसके पीछे पीछे डच, फ्रेंच और अंग्रेज भी भारत पहुंचने लगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम भारत में पुर्तगालियों के पतन की कहानी जानेंगे। जुड़े रहिए।